नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह काव्यखंड में पाठ 2 पतंग का दूसरा एवं अंतिम भाग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, कविता शुरू करते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपाश। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्षर। बच्चों के बारे में कवि कह रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, कहाँ तक चले आते हैं बच्चे चलते हुए? छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ठीक है, रंध्र का तात्पर्य होगा बच्चों छिद्र। ठीक है, छिद्रों के सहारे, रंध्रों के सहारे। तो जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपाश। यहाँ हमने आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि जैसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, तो प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद किसी काव्य की व्याख्या करनी होती है। ठीक है, किसी कविता की व्याख्या करनी होती है। तो हमने आपको संदर्भ प्रसंग लिखने के लिए पहले बताया है, लेकिन एक बार आज हम फिर बता दे रहे हैं। संदर्भ में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत जो आधुनिक कवि हैं, आधुनिक कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित कविता पतंग में से अवतरित है या लिया गया है। और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों को अत्यंत ही सुंदर और सजीव ढंग से सजो कर उसका चित्रण किया है। यहाँ कवि ने शरद ऋतु के आगमन होने वाले प्रकृति परिवर्तन का मनोहारी वर्णन किया है। ठीक है, उसकी मनोहारी छवि का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपाश। कवि कहते हैं कि बच्चों के शरीर कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। वे ऐसे लगते हैं कि जैसे कपाश या रुई। कपास का तात्पर्य होगा बच्चे यहाँ रुई। रुई को क्या कहते हैं? कपास कहते हैं। कपास की नरमी लेकर के, रुई की नरमी लेकर के ही वे पैदा होते हैं। कौन? बच्चे। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि छोटे छोटे बच्चे जन्म से ही कपास जैसी कोमल भावनाओं को अपने मन में संजोए रहते हैं, जैसे कि वो कोई कपास जैसी कोमल भावनाओं को लेकर के ही पैदा ही होते हैं। ठीक है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि उनके पैरों का स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित होती है और उनके बेचैन पैरों के पास आती है। कब आती है? जब वे मस्त होकर के दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती हैं। उनके पैरों के लिए, बच्चों के पैरों के लिए, जब पतंग उड़ाते समय बच्चे छत पर दौड़ते हैं तो उस समय उनके पैरों के लिए छतें भी क्या हो जाती हैं? नरम हो जाती हैं। ठीक है, और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। कभी कहते हैं कि जब उनके पैर की थापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसे मीठे मीठे स्वर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मृदंग मतलब बाजे, मृदंग का तात्पर्य होगा बाजा बजाना, बाजा। ठीक है, बाजा, मृदंग बजा रहे हो बच्चे, इस तरीके से लगता है जब वो पतंग उड़ाते समय अपना होशो हवास खोकर छत पर दौड़ते हैं, तब उन्हें छत भी एकदम नरम लगने लगती है। और वे जब जो शोर मचाते हैं, शोर मचाते हुए बच्चे ऐसे लगते हैं मानो दिशा रूपी मृदंग बजा रहे हों। चारों दिशाओं में उनके पैरों की थाप की आवाज़ इस तरह से गूंजती है जैसे वे मृदंग बजा रहे हैं। डाल की तरह अक्सर लचीले बेग से जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह अक्सर लचीले बेग से। कौन? बच्चे जब चले आते हैं। कभी कहते हैं कि जब पतंग उड़ाते समय इधर से उधर बच्चे दौड़ते हैं तो जैसे डाल की तरह, मतलब झूले की तरह आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह क्या होता है? लचीलापन होता है और रोमांच होता है। पतंग उड़ाते समय जैसे डाली में लचीलापन होता है और वो इधर उधर आती है, उसी तरीके से बच्चे
उसी तरीके से बच्चे पतंग उड़ाते समय इधर उधर आते जाते हैं, जैसे लगता है कि झूले की तरह हुए आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह क्या होता है, लचीलापन होता है जब वो पतंग को उड़ाते हैं। छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। कभी कहते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते समय इतना बेसुध हो जाते हैं, यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता है, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे अपने शरीर के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर मतलब छत के किनारों तक पहुँच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान कहाँ होता है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे होता है, उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है उनका सारा ध्यान। ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों को वो खुद भी छू लेंगे। ठीक है, पतंग उड़ाते हुए कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ है बच्चों की पतंग उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारे तक बच्चे पहुँच जाते हैं। उनके शरीर की रोकते खड़े कर देने वाला जोश ही उन्हें उस खतरे से बचाता है। पतंग की बढ़ती हुई ऊंचाई बच्चे और पतंग को एक हाथ के धागे के सहारे आपस में पकड़े रहती है। ठीक है, पतंग उड़ाते हुए बच्चे अपनी बाल सुलभ भावनाओं की उड़ान के सहारे ऊंचे उड़ते चले जाते हैं, मानो पतंगों के साथ वे भी छिद्रों के सहारे उड़ रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। ऐसे उनके मन में खुशी की लहर होती है। ठीक है, अपनी बाल सुलभ भावनाओं का ऐसा बच्चों ने यहाँ प्रकट किया है बाल सुलभ भावनाओं को, जैसे प्रतीत होता है कि स्वयं भी वे पतंग के सहारे ऊपर उड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ विशेष में होगा बच्चों कि कवि ने यहाँ नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। पूरी कविता मुक्तक छंद में रचित कविता है। कविता में गेयता का गुण ऐसे गाया भी जा सकता है, बिंब योजना भी यहाँ देखने को मिलता है कविता में। और इस पद्यांश में कवि ने बच्चों की बाल सुलभ कल्पनाओं को पतंग की उड़ान के समान बताया है कि बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं, बालकों के मन के जो मनोभाव होते हैं, वो पतंगों के उड़ान के समय होता है। कवि ने ऐसा यहाँ बताया है। अगर वे आगे है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ कवि कहते हैं कि मान लो यदि बच्चे कभी पतंग उड़ाते समय छत के किनारे से गिर भी जाएं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से, अगर कभी बच्चे छतों के खतरनाक किनारे से मान लीजिए गिर भी जा रहे हैं और गिरने के बाद जब वो बच जा रहे हैं, अर्थात उनको चोट कम लग रही है, जब वो बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तब बच्चे और क्या हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। मतलब उनके मन का डर रूपी भाव खत्म हो जाता है और फिर उनको दुगना जोश आ जाता है। निडरता से नई कल्पनाएं करने लगते हैं। तेजी से घूमती हुई पृथ्वी उनके बेचैन पैरों को छूती है, अर्थात बच्चे अपनी कल्पनाओं की पूर्ति हेतु बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, उनके बेचैन पैरों के पास क्या है, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर बच्चे कभी एक बार गिर जा रहे हैं और गिरने के बाद उनको चोट कम लगा, छतों के किनारे से जो वो गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं, तब उनके अंदर दुगना जोश भर जाता है और निडरता से नई कल्पनाएं करने लगते हैं। तेजी से घूमती हुई जैसे लगता है कि पृथ्वी उनके बेचैन पैरों को छूती है, अर्थात बच्चे अपनी कल्पनाओं की पूर्ति हेतु बेचैन होकर साहसपूर्वक ऊंची उड़ानें भरने लगते हैं, खतरों से सामना करने लगते हैं। उनका साहस निरंतर बढ़ता जाता है और वे निडरतापूर्वक पतंग को उड़ाने लगते हैं। तो बच्चों यही इस कविता का अर्थ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमने आपको समझाया है अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। इस पूरी कविता में कवि ने बच्चे के मन के जोश की सुंदर अभिव्यक्ति किया है। यहाँ सरल स्पष्ट एवं प्रवाहमयी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी कविता मुक्तक छंद में रचित है और कविता में गेयता है, कविता को गाया भी जा सकता है। इस कविता में गेयता का गुण है। कवि ने नवीन उपमानों का प्रयोग पूरी कविता में किया है। कवि ने बाल सुलभ ऊंची आकांक्षाओं और साहस का अत्यंत मनोहारी वर्णन इस पूरी कविता में किया है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जितना हमने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।